27 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। बिल्कुल। आदमी के जीवन में ये किस तरह की प्रॉब्लम्स ला सकते हैं या किन लोगों को ब्रेक थ्रू दे सकते हैं? मीन राशि अंतिम राशि है राशि के चक्र की, और ध्यान रखिए जब शनिदेव ये चक्र पूरा करके वापस आते हैं तो कर्मों का हिसाब होता है, तो इस बार दंड मिलना निश्चित है। आप देखिए बड़े बड़े नाम अभी और खुलेंगे, कई लोग जेल जाएंगे। मैंने आज तक जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणियां की हैं उसमें से 98% 99% सच। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी थर्ड टर्म पूरा नहीं करेंगे, किसकी पॉसिबिलिटी दिखे? ना अमित शाह, ना गडकरी जी, ना योगी जी। मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ आज। रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली की सीएम बनी जी, इनका क्या भविष्य आपको दिखता है? राजस्थान भजन लाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जिस दिन सीएम बने उसी दिन बोल दिया था पूरा नहीं करेंगे कार्यकाल। और बंगाल के 2026 में भारत पाकिस्तान या चीन के साथ किसी ऑफिशियल वॉर में कि भारत की भूमि इसी मंगल की महादशा में बढ़ेगी, भारत का नक्शा चेंज होगा, निश्चित रूप से आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। लेकिन 2029 से 32 के बीच में मुझे वर्ल्ड वॉर भी दिखती कि 2026 भूकंप का साल है, संवत्सर 2083 भूकंप का, डिजास्टर्स का, इन सब का, त्रासदी का साल है। हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा बता दीजिए कि उनका बिजनेस चलने लगे, कि अपने इमरजेंसी फंड 6-8 महीने के तैयार रखो ताकि आपकी नौकरी चले जाए और आपके परिवार को जरूरत पड़े तो आप संभाल सकें, आपको कर्जा न लेना पड़े। शादी नहीं हो रही है, शादी को सफल बनाने के लिए कोई उपाय दीजिए। शादी अगर नहीं हो रही है तो उस केस में मैं महा उपाय बता रहा हूँ आज, बहुत बड़ा उपाय, वो कर लेना भैया। Real conversations, real impact. Welcome to RD Talk Show. 27 जुलाई से शनि वक्री। क्या संवत 2083 में शनि की उल्टी चाल आपकी जेब और मानसिक शांति तहस नहस कर देगी? क्या अगले 5 महीनों में राहु शनि का डेडली कॉम्बिनेशन देश में भूकंप, महामारी या वीआईपी अटैक लाएगा? राजनीति में कैसा भूचाल है? क्या मोदी जी का थर्ड टर्म खतरे में है? क्या योगी जी सीधे दिल्ली की गद्दी संभालेंगे? और केजरीवाल के सितारों में जेल है या बेल? गिरता रुपया, आसमान छूता सोना, क्या करेंसी क्रैश होगी? इतना ही नहीं, आज खुलेंगे वो गुप्त राज, तिजोरी में क्या रखने से पैसा मल्टीप्लाई होगा, वायरल होने का राहु शुक्र फॉर्मूला क्या है, और नजर दोष के पीछे अंधविश्वास है या साइंस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रेनू और आप देख रहे हैं आरडी टॉक शो। इन सभी सनसनीखेज मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के सबसे बेबाक एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत आभार इनवाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। अंकित जी, आपने जैसे ममता बनर्जी के लिए 2 साल पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि वो बंगाल में फिर से नहीं आएंगी जी। ऐसे ही पूरी दुनिया कह रही थी, सारे एस्ट्रोलॉजर कहते कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सीएम बनेंगे, लेकिन आपने कहा था कि नहीं बनेंगे। और भी बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था, मैंने भी कहा था, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब आप, मैं सीधा सीधा आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक अंदाजा था या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं थी? अच्छा, मैं एक बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ हमेशा। मैं पूछता हूँ, अंदाजा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, वो 10 बार नहीं हो सकता, और हर बार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ की हैं जी, उसमें से 98% 99% सच हुई हैं। 1% ईश्वर जाने, मेरा काम तो गणना करना है। हालांकि उस भविष्यवाणी के पीछे मैं कुछ नहीं हूँ, माँ सरस्वती की कृपा और ज्योतिष विद्या जो हमारे ऋषि मुनियों ने संजो करके रखी और जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, केवल उसकी ताकत है, मेरी कोई ताकत नहीं। मैंने अपनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, रिसर्च करी, वो एक डिफरेंट मैटर हो सकता है, बट हकीकत यही है कि उसके पीछे मैं ज्योतिष को सारा श्रेय देता हूँ, उस विद्या को श्रेय देता हूँ, ईश्वर को श्रेय देता हूँ, प्रभु श्री राम को श्रेय देता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे आराध्य देव है प्रभु श्री राम। तो एक बार कोई चीज़ तुक्का हो सकती है, 2 बार आप एक भविष्यवाणी मेरी उठाइए जो आज तक गलत साबित हुई हो,
सही बात है। बताइए आप मुझे उठा के। क्योंकि तुक्का एक 100 आधा में बार ही से गलत। 95% मैं बोलता हूं, लेकिन 98-99% भविष्यवाणियां मेरी सच जाती हैं। कैसे? मुझे कैसे पता था नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, और जैसे ही बने मैं अकेला ज्योतिष, कोई नहीं आया। मैं एक चैनल पर बैठा था और मैंने स्वीकार किया। जब उन्होंने पूछा, आपने कहा जी सीएम नहीं बनेंगे, तो बन गए। जी। मैंने कहा रुक जाओ, इनकी कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है, जाने वाले हैं दिल्ली। वही चीज वो मैं क्या कह रही हुआ? थी आपसे। मैंने 2 साल पहले बोल दिया कि ममता दीदी किसी हाल में सरकार नहीं बनाएंगी। जी। ये सिर्फ इतना बोला। जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, मैंने उस दिन की कुंडली बनाई। जिस दिन इलेक्शन होने थे 2 चरणों में, उस डेट की कुंडली बनाई। जिस दिन रिजल्ट आना था, उस डेट की कुंडली बनाई। और मैंने देखा वो पूरा बीजेपी के फेवर में जा रही है। तो मैंने डंके की चोट पर बोल दिया था उसी दिन शाम को, जिस दिन डेट अनाउंस हुई थी, कि ममता दीदी अपनी सीट भी हारेंगी और टीएमसी का पतन यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने टीएमसी की कुंडली देखी थी। तो क्या अब ये वापस कभी आने की इनकी ममता दीदी संभावना है? खत्म, खत्म, नो बिल्कुल, दी मोर, एंड। नो मोर, दी एंड। अभी अगले 10 सालों तक मुझे नहीं दिखती। उसके बाद की गणनाएं मैंने भी नहीं करी है। हाँ जी, हाँ। देखिए, एक बार में 100 साल की गणनाएं करना संभव नहीं है। आपको पता है ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है, बहुत मेहनत लगती है गणनाएं करने में। लेकिन अगले 10 साल तक मुझे कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कितनी भविष्यवाणियां, मैंने कहा था दुनिया प्रशांत किशोर को हीरो बना रही थी बिहार में। मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा था 0। मेरे सामने जो पत्रकार बैठे थे, कह रहे गुरुजी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, परवाह नहीं करता मैं। 0 क्या हुआ? 0 आई। बिल्कुल। तो ये गणनाएं होती हैं, ये तुक्का हो ही नहीं सकता कभी भाई। तुक्का कैसे हो जाएगा? अब मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं जो न्यूज देख करके भविष्यवाणी करते हैं। कई सारे ज्योतिष हैं जिन्होंने भविष्यवाणी करी ममता दीदी आएंगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वे देख रहे थे, सर्वे में दिखा रहे थे ममता जी कड़ी टक्कर देंगे। अरे मुझे सर्वे से क्या मतलब है? मेरा काम तो गणनाएं करना है और बता देना है, बड़ा सिंपल है। चलिए खैर, आगे की बात करते हैं। 2083 जी। में जैसे अब 27 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आम आदमी के जीवन में ये किस तरह की प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, या किन लोगों को अच्छा ब्रेक थ्रू दे सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि शनिदेव का वक्री होने का मतलब क्या होता है। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, गुरुजी शनिदेव वक्री हो गए तो पिछले भाव में आ गए। ऐसा नहीं है भाई। वक्री होने का मतलब है कि केवल उनका जो इफेक्ट करने का तरीका है, जो रिजल्ट देने का तरीका है, वो बदल जाता है। शनिदेव अभी भी मीन राशि में ही रहेंगे। शनिदेव अभी भी उसी नक्षत्र में रहेंगे, रेवती नक्षत्र में, जिसमें वो हैं। रेवती नक्षत्र में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, ठीक है। और रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है नक्षत्र के चरण का। मीन राशि आखिरी राशि, अंतिम राशि है राशि के चक्र की। जी। और ध्यान रखिए, जब शनिदेव ये चक्र पूरा करके वापस आते हैं तो कर्मों का हिसाब होता है। जितने पाप कर्म करें वो खुड़ेंगे। मैंने कहा था 2025 में, मैं ठोक करके कह रहा था कि 2026 में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का केस खुलेगा, और ऐसा केस जो आज तक किसी ने देखा हो। क्या हुआ? जैसा राम मंदिर का केस खुला, आज से पहले ऐसा कोई केस खुला कभी? सही में। तब लोग कह रहे थे हर साल होते हैं भ्रष्टाचार। तो जो ट्रोलर्स हैं उनके लिए मेरा जवाब है, जी, तो हर साल ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होते भाई, ठीक है। शनिदेव अपने कर्मों का फल जरूर 100% आपके कर्मों का फल, जो आपने कर्म किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो वक्री होने का मतलब है कि वो इफेक्ट जो है अलग तरीके से करेंगे। लगभग 138 दिन के लिए वक्री रहेंगे शनिदेव। और आपने कहा आम जनमानस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा भाई, बड़े पॉलिटिकल चेंजेस देश में और विदेश में आप देखेंगे। शनिदेव की वक्री अवस्था के दौरान थोड़ी उथल पुथल आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, शनि जिस राशि में इस समय भ्रमण, अब लोगों ने अभी कहा कि शनि तो पहले भी मीन राशि में वक्री हुए थे कुछ समय पहले। ये प्रश्न मेरे से कल एक पत्रकार महोदय ने पूछा, जी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई पिछली बार जब वक्री हुए तब गुरु जो थे वो कहाँ थे, उनकी पोजीशन क्या थी, वो हम देखेंगे। और दूसरा, जब शनि नए नए आए थे मीन राशि में, कोई आदमी किसी नए घर में आए तो उसको सहज होने में थोड़ा समय लगता है। अभी वो जिस राशि में है, मीन राशि में, उसके जो स्वामी है गुरु, जो लॉर्ड है, वो भी उच्च के हो रखे हैं कर्क राशि में। और जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और गुरु एकमात्र ऐसे प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। ये लोग नहीं समझेंगे साइंटिफिकली। अगर हम समझें गुरु हमें कैसे बचाते हैं, कभी साइंटिफिकली सोचा है? ज्योतिषियों ने भी नहीं सोचा है बात। तो गुरु का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो इतना ज्यादा है कि जो छोटे छोटे किसी प्लैनेट के टुकड़े या कोई उल्का पिंड गुजरते हैं
तो जो प्लैनेट है गुरु, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और पृथ्वी को सेव करते हैं। ओह अच्छा, ये ये तो सोलर बहुत नई बात सिस्टम, आप ये बता सोलर रहे सिस्टम ऐसे ही नहीं चल रहा है। हैं। जी। ठीक है, लोगों ने ज्योतिष को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है। आप जाइए अंदर, डीप गणनाओं में जाइए, तब आप समझेंगे ये सब चीजें। तो गुरु ऐसे ही नहीं, तभी तो कहते हैं जहां पर कृपा गुरु की हो जाती है उसका फिर कोई मारक नहीं है, उसको तारने वाला अपने आप मिल जाता है, गुरु ही मिल जाता है। गुरु गोविंदो खड़े का केला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और ऐसे ही जुपिटर को गुरु नहीं कहा गया है देवताओं का, क्योंकि वो रक्षक है, वो रक्षा करते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा गया है। और मैंने बहुत साइंटिफिकली बताया। तो इस समय गुरु कहाँ है? उच्च राशि। उच्च राशि में तो कर्क इस में। समय जो शनि का प्रभाव होगा, जब गुरु अपने उच्च में है और शनि उसी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, नक्षत्र भी रेवती है, तो इस समय कर्मों का हिसाब होना तय है। जिसने जो कर्म करें तैयार हो जाइए, बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन गुरु प्रोटेक्शन भी तो देंगे ना। हाँ बिल्कुल देंगे, तो लेकिन जितना नहीं, जितना नुकसान होने जा रहा है शायद उतना ना नहीं हो। बिल्कुल नहीं। गुरु तो अन्याय के विरुद्ध हैं। गुरु न्याय को प्रोटेक्शन देते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत से मतलब वो नहीं जिसने गेरुआ वस्त्र पहने, जिसके साधु कर्म संत अच्छे हों। जिसके कर्म अच्छे जी। हों। हर वो व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं करता, अच्छा सोचता है, उसके विचार, उसका आहार और उसका व्यवहार सच्चा है, वो व्यक्ति अपने आप में साधु है इस कलयुग में, जी। जो मेरा मानना है। तो गुरु उनके रखवाले हैं। गुरु भक्षकों के रखवाले नहीं है, गुरु पापियों के रखवाले नहीं है, गुरु अन्याय करने वालों के रखवाले नहीं है कभी भी, और न थे। तो इस बार दंड मिलना निश्चित है। आप देखिए बड़े बड़े नाम अभी और खुलेंगे, कई लोग जेल जाएंगे, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। 2025 की शुरुआत से ये बात मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा गुरुजी आप खुलासा करेंगे क्या? नहीं, मैं नाम कभी किसी का नहीं लेता, उसका कारण है जी। मुझे नहीं पता ना दुनिया में कितने भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनकी कुंडली कहाँ तक देखूंगा। हाँ। मैं तो एक आकलन कर रहा हूँ कि भाई मेरी गणनाएं ये कह रही हैं कि बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे। कौन जाएगा? आप मुझे सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट दे दो कुंडली के, मैं देख के बता दूंगा ये आदमी जेल जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। तो ज्योतिष तो गणनाएं हैं, जादू नहीं है कि मुझे दूरबीन लगाई कुछ दिख गया ये आदमी जेल जाएगा, नहीं, वो गणनाएं हैं। तो गणनाएं मेरी ऐसा इशारा कर रही है। अंकित जी, जब भी शनि में कुछ उथल पुथल होती है ना, जी। तो जो शनि की 7.5 वाले लोग हैं, जी, ढैया वाले लोग हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस शनि के रेट्रोगेट होने का क्या इफेक्ट उन पे? देखो अभी शनि की जो 7.5 है वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर चल रही है। कुंभ राशि की बात करें तो 7.5 का अंतिम चरण है, और अंतिम चरण में कहते हैं रिलीफ देके जाते हैं। मीन राशि पर दूसरा चरण है। अच्छा, दूसरा चरण जब 7.5 का होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसिंग होता है, बहुत टेंशन देने वाला, बहुत परेशान करने वाला, बहुत मेंटल स्ट्रेस देने वाला होता है। क्यों होता है उसको मैं साइंटिफिकली समझा देता हूं। जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण होता है तो उस समय जो शनि का गोचर है वो एग्जैक्ट मून के ऊपर से हो रहा होता है। और जब गोचर मून के ऊपर से होगा, मून क्या है? पानी है, शनि क्या है? लोहा है। आप लोहे और पानी को साथ नहीं रख सकते, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है जी। तो इसलिए उस समय ज्यादा स्ट्रेसिंग होता है। और चंद्रमा क्या है? हमारे विचारों का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है, हमारे मन का कारक है, हमारी जो है सोचने की क्षमता का कारक है। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा हमारे कर्मों का कारक है, जो बहुत कम लोग ज्योतिष में बताते हैं। अच्छा, हम कर्म, चंद्रमा कर्म का कारक जब हम है कर्म, या मन का कारक? मैं बता देता हूँ, आज मैं समझा देता हूँ। जब हम कर्म करते हैं जी। तो वो कर्म सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न होता है? चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे मन से। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के कर्म शास्त्रों में बताए गए। जी। पहला मन से, दूसरा वचन से, तीसरा कर्म से। और बता दूं, तीनों उतने ही इफेक्टिव होते हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो तीनों का फल गलत ही मिलना है, तीनों को भोगना पड़ेगा। सही कर रहे हैं तो तीनों का सही आपको मिलेगा। आपने मन से किसी के बारे में गलत सोचा तो वो भी कर्म है, मनसा। आपने वचन से किसी के बारे में गलत कहा तो वाचा। और कर्म आप गलत कर रहे हैं वो तो है ही गलत। तो अगर किसी भी तरीके से आप किसी का गलत कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तीनों का फल बराबर भोगना पड़ता है। बहुत अच्छा गुरुजी आप बता रहे हैं। शनि का जो वक्री है उसको लेकर के आजकल लोग बहुत टेंशन में है। तो क्या इस समय ये भी चीजें आ रही हैं कि कोई वायरस उभर के आएगा या कुछ इस तरह की कोई बड़ी बीमारी मुझे आसपास नहीं दिखती है, क्योंकि जैसे मीन राशि भी जल तत्व राशि हो कोई गई। बात नहीं, मीन राशि जल तत्व की राशि है, शनि का गोचर है, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई बड़ी बीमारी या बड़ा कोई वायरस ऐसा दिखता है तो नहीं दिखता है। छोटी मोटी बीमारियां हमेशा आती रहती हैं, वो जीवन का पार्ट है। लेकिन कोई बहुत बड़ी कोरोना जैसी महामारी मुझे आसपास नहीं दिखती है। और गोल्ड के रेट, पेट्रोल बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे।
गोल्ड के रेट निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ये मैं ये कब से कह रहा हूँ। जब ये रेट्रो होगा शनि तब रेट्रो या होने से इसका कोई संबंध कोई नहीं है। संबंध नहीं नहीं, है। रेट्रोगेट होने से शनि का कोई संबंध नहीं है। मैं आप लोगों को समझा दूं कि सोना इस साल में 2083 संवत्सर में ज़्यादा जाएगा निश्चित रूप से। मुझे उम्मीद है शायद 2 लाख पार ना कर जाए, ठीक है, संवत्सर 2083 के अंदर अंदर। और मैं तो ये भविष्यवाणी कई चैनल पर कर चुका हूँ कि अगले कुछ वर्षों में आप सोने को, चांदी को 5 लाख पार जाते देखेंगे। ये मैं बोल चुका हूँ कहीं। उसकी तो इंडस्ट्रियल वैल्यू है, वो बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हम तो ज्योतिषीय गणनाओं की बात करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल वैल्यू तो पहले भी थी, मतलब एक आम आदमी अगर लॉजिक से रिलेट करना वो चाहे उनको तो करना है। मेरा तो जी, कार्य नहीं है बहन, मेरा कार्य तो ज्योतिषीय गणना करना है और जी। बता देना है। तो मेरी गणनाएं ऐसा इशारा कर रही हैं और उसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ। जी, भाई इस बार जो संवत्सर है उसके राजा कौन है? गुरु। गुरु, और राजा को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? सोना, गोल्ड। चांदी, ये सब। और जो गुरु राजा हो, जब गुरु राजा हो तो बृहस्पति किसके कारक है? सोने का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो साइंटिफिकली सोचो ना, जी। आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब इस समय ना लोगों को बेचना नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो संभाल के खरीदना रखो, जो आपके पास है इन्वेस्ट करो। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से करें। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना किसी लॉस के लिए जिम्मेदार हूँ। ज्योतिषीय गणनाएं ऐसा इशारा कर रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से गोल्ड में इन्वेस्ट करें, फायदा होगा। अंकित जी, आपने कहा था कि मोदी जी अपना 3rd टर्म पूरा नहीं करेंगे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। तो 2027 में क्या कुछ उनका पद चेंज होगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पद उनको मिलेगा या क्या, या देश में ही किसी उच्च पद पे जाएंगे? क्या आप बता? मैं ये नहीं जानता बहन कि वो क्या करेंगे। मैंने 2014 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, भारतीय जनता पार्टी का जो अधिवेशन था उसके अंदर माननीय राजनाथ सिंह उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जिस समय उनको घोषित किया गया उस समय की कुंडली मैंने बनाई। मोदी जी की कुंडली मेरे पास नहीं थी उस समय तक, अभी तो है। इंटरनेट पर जो थी वो मैंने निकाल ली थी, वो देखा था मैंने, ठीक है। और मैंने उसी समय बोल दिया कि मोदी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। ऐसी मुझे संभावनाएं नजर आती हैं। हालांकि मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरी गणनाएं इतनी स्ट्रॉन्ग। और मैं एक मेरे अंदर बहुत, इसको आप कमी कह लीजिए, अच्छी चीज़ कह लीजिए, मैं अपनी भविष्यवाणियां बदलता नहीं हूँ। मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूँ कि जो टीवी न्यूज़ देख करके भविष्यवाणियां बदलते हैं, क्योंकि वो आपने या जो गणनाएं करी हुई है ना। या जो वो बोलते हैं आज कि आज भारत मैच नहीं जीतेगा, फिर कह रहे हैं नहीं वो टॉस जीत गया था इसलिए मैच हार गया, मैच टॉस हारता तो मैच जीता। पता नहीं क्या बैठ करके लोग करते हैं मुझे समझ। अरे भाई, आपको ज्योतिष नहीं आती तो ढूंढो कोई अच्छा गुरु, सीख लो ना। मैं सिंपल कहता हूँ। और अगर कोई भविष्यवाणी आपकी गलत हो रही तो पाप थोड़ी है, आप उसको स्वीकार करो। अगर मेरी एक भविष्यवाणी गलत हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे स्वीकार करने में क्या जा रहा है? जी, गणना है, गलत हो सकती है। भगवान तो दुनिया में कोई नहीं है ना, इंसान है हम सब, और इंसानों से गलतियां होती हैं भैया। ह्यूमन इज टू एरर, बड़ा सिंपल है जी। अंकित जी, जैसे ये कहा जाता है कि जिनका वृश्चिक लगन होता है जी। उनके संग चीटिंग बहुत होती है। तो क्या ऐसा मोदी जी की कुंडली में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रह गोचर दशाएं इस तरह की आ रही हैं कि उनके संग कोई अपना करीबी ही धोखा दे सकता है? 2026 की बात मैं कर रही हूँ। मोदी जी धोखा खाने वालों में से नहीं है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, आपको भी पता है जी, और उनकी बड़ी आकर्षक और बड़ी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के है उनकी, मोदी जी की अगर हम बात करें। और आसानी से ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिलती। देश का सौभाग्य है कि उनको मोदी जी जैसा हमको प्राइम मिनिस्टर इस देश में मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो उनके साथ कोई चीटिंग होगी या क्या होगा? और आपने एक लगन की बात करी, वृश्चिक लगन की। जी, देखो, किसी एक लगन के कितने लगन होते हैं? टोटल 12 लगन 12 होते हैं। लगन। दुनिया में 1/12 लोग वृश्चिक लगन से ही संबंध रखते हैं। क्या सबके साथ चीटिंग होगी? नहीं, ये नहीं है, अलग लॉजिकल अलग नहीं। फील्ड में कहीं ना कहीं वो चीटिंग Exactly. फील करते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबके साथ चीटिंग नहीं हो सकती, हाँ जी। क्योंकि 1/12 लोग उसी संबंध रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि भाई आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए ज्योतिषीय तमाम गणनाएं करना जरूरी होता है। केवल एक लगन देख करके भविष्यवाणी कर देना, एक राशि से भविष्यवाणी कर देना, या एक नक्षत्र देख करके भविष्यवाणी कर देना, वो गलत होता, सर्वदा गलत है। उसका कभी कोई औचित्य ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष एक संपूर्ण कैलकुलेशन है, बिना उसके कुछ भी बताना संभव नहीं है। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीटिंग मुझे जो मोदी जी के साथ होती नजर नहीं आती है, जहां तक मैंने उनकी कुंडली देखी है, जो मेरे पास अवेलेबल है। जी। बहुत अच्छी बात है, ये तो सुनकर के अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर वृश्चिक लगन वालों के लिए ना इस तरह की चीजें होती है। और जिस तरह से अभी मोदी जी का थोड़ा सा वो चल रहा है कि लोग कुछ नेगेटिव हो रहे हैं उनके लिए, देखिए, या पॉलिटिकल एंगल है, नेगेटिव पॉजिटिव होना, एक नैरेटिव मार्केट में बनते रहते जी। हैं। कभी लोग नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो जीवन का नियम है। इतिहास गवाह है अंकित जी कि मोदी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं ना, अचानक वो दुनिया को एकदम सन कर देते हैं। चाहे मैं अगर कैलकुलेशंस की बात करूं तो चाहे वो
अगस्त 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास हो, जी 2019 में धारा 370 हटाई जी गई थी, जी नवंबर में और नोटबंदी नवंबर में हुई है, और 2021 में 3 बड़े कृषि कानून वापस लिए गए। जी अब मेरा जो क्वेश्चन है कि ये सारी जो चीजें मोदी जी करते हैं ना, अचानक से हैरान करने वाली, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसके आसपास करते हैं, जब इनका जन्मदिन आने वाला होता है। मित्रों, तो अभी इनका जन्मदिन आने वाला है सितंबर में, और 17-18 सितंबर को सूर्य और मंगल का गोचर भी चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या होगा? क्या मोदी जी मित्रों, फिर हैरान करेंगे? आज रात 8 बजे के बाद है, मुझे वो दिन याद है। मेरी उससे नेक्स्ट डे मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, जिस दिन वो नोटबंदी हुई। मुझे इसलिए वो दिन मैं बोल नहीं सकता, बहुत कम चलता था यूपीआई। तो सडन फैसला अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कैबिनेट चेंजेस के अलावा। अच्छा, कैबिनेट में बड़े चेंजेस वो होने वाले हैं कुछ ही दिन में, शायद जब तक ये हो सकता है पॉडकास्ट ऑन एयर भी ना हो। और ये मैं 2025 से बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा हूँ, कि 2026 में बड़ा कैबिनेट चेंज मुझे दिखता है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, आप चाहें तो ये रील काट के डाल भी देना, ये बहुत पहले बोल चुका हूँ मैं। तो वो मुझे दिख रहा है। हाँ, नए कानून, एजुकेशन पॉलिसीज, रक्षा को लेकर के कुछ नए सौदे या नए कानून, ठीक है, और कुछ नई व्यवस्थाएं, संविधान में कुछ नए चेंजेस मुझे आने वाले 1-2 सालों में दिखते हैं। वो होंगे, उसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है, ये सत्य है। क्या ये जो चेंजेस होंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जी, इसके पीछे क्या ये जो कॉकरोच पार्टी जो एकदम से आक्रामक होकर के सड़कों पे आ रही है, यूथ को लेकर के आ रही है, जी। क्या इससे कुछ इन्फ्लुएंस्ड रहेगा? कॉकरोच पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ये आप नोट कर लो। अभी के परिप्रेक्ष्य में कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ये सिर्फ बनाई हुई है ऐसी। कुछ नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी थर्ड टर्म पूरा नहीं करेंगे, किसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है? क्योंकि बहुत कयास लग रहे हैं कि जो अब उत्तराधिकारी जो आगे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं सबसे पहले योगी जी, अमित शाह जी, गडकरी जी। आपकी ज्योतिष गणनाएं क्या कहती हैं? नो डाउट, ना अमित शाह, ना गडकरी जी और ना योगी जी। मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ आज, जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली। अब मैं इनकी ज्योतिषीय गणनाओं की बात कर लेता हूँ, फिलहाल की बात मैं कर रहा हूँ जी। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे, 100%। और उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये मैं डंके की चोट पर बोल के जा रहा हूँ, सेव कर लो ये रील, कट करके रख लेना, ठीक है। अब वो 2027 में बने, 29 में बने या उसके बाद बने, मैं डेट इसलिए कमिट नहीं कर सकता कि मेरे पास सबकी कुंडली नहीं है। आप मुझे 10 कुंडली ला के दे दो कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की रेस में है, मैं बता दूंगा कौन कब बनेगा, लेकिन संभव नहीं है कि अब तक सबकी कुंडली सामने ना हो जी। बट वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये डेफिनेट है, और वो लंबे समय तक सर्व करेंगे भारत को। दूसरी चीज़, अमित शाह जी कुंडली बड़ी स्ट्रांग है। नितिन गडकरी जी का प्रधानमंत्री बनना मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, आसान नहीं लगता है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एस जयशंकर जी की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता कोई प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन बड़े पदों को सुशोभित वो आज भी कर रहे हैं। बड़ी स्ट्रांग कुंडली है उनकी, जितने जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करी है, बहुत मजबूत कुंडली मुझे उनकी नज़र आती है। और आप देखते भी हैं कितनी मजबूती से वो भारत का पक्ष रखते हैं विदेशों में जाकर के, तो बड़ी स्ट्रांग कुंडली उनकी नज़र आती है। अभी देखिए चेंजेस होने हैं, जब होंगे तो देखते हैं क्या होगा। मोदी जी जो है वो फोर्सफुली उन्हें पोस्ट छोड़नी पड़ेगी या अपनी इच्छा से छोड़ेंगे? देखो, मोदी जी को फोर्सफुली पोस्ट क्यों छोड़नी पड़ेगी? कुछ स्थितियां ऐसी बन जाए। स्थितियां एक अलग बैठ रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष तो केवल गणनाओं का विषय है। हाँ जी। मुझे ये नहीं पता कि क्या होगा, मुझे तो ये पता है कि ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि भाई मुझे बॉर्डर के आसपास हलचल दिखती है नवंबर दिसंबर के आसपास, या उससे पहले मैंने कई सारे मंथ की प्रोडक्शन उस समय दी थी। क्या हुआ जब CA आया, NRC आया, और जब स्पेशली जो SIR शुरू हुआ, तो बंगाल से लोग भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? तब लोगों ने कहा बॉर्डर के पास ऐसी कौन सी आफत आएगी जो हलचल दिखती है। मुझे वही हलचल दिख रही थी। मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, मुझे भारत का भूमि विस्तार दिख रहा है। ये रील कट करके सेव कर लो। ये जितने छोट भैया ज्योतिष बैठे हैं ना, जो दूसरों की रील कट कट के ट्रोल करते हैं, ये सेव कर लेना। मैं आज से नहीं, पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि
कि भारत की भूमि इसी मंगल की महादशा में बढ़ेगी, भारत का नक्शा चेंज होगा और पीओके विस्तार आएगा? होगा, पीओके आएगा? निश्चित रूप से आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। जितने ट्रोलर्स हैं ये कट करके सेव कर लो, क्योंकि आपको गणनाएं करनी तो आती नहीं है। बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है बैठ करके केवल 2 रील कट करके आधी यहां से आधी वहां से उस पर ज्ञान दे देना बड़ा आसान काम है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये होगा। तो अंकित जी, ये तो हो गई हमारे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की जी बात। जी अब जो बहुत बड़ा एक चेंज हमने देखा था, जो अनएक्सपेक्टेड था, रेखा गुप्ता जी जी। जो हमारी दिल्ली की सीएम बनी, जी, इनका क्या भविष्य आपको दिखता है? बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है वो, अच्छा। कार्यकाल तो पूरा किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। मैं ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूँ। जी। आपने तो आज प्रश्न पूछा है। ये भविष्यवाणी लगभग मैंने जिस दिन रेखा गुप्ता जी ने सीएम पद की शपथ ली थी उस दिन या उससे अगले दिन कर दी थी। मैंने कहा ये इन्होंने गलत समय पर शपथ ले ली। मैंने उनकी शपथ ग्रहण समय की कुंडली बनाई और मैंने बोल दिया था कि ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या चीज थी जो आपने देखी? मैं 3-4 मैं बता दूंगा अभी। मैं 3-4 मुख्यमंत्री के नाम आपको ले रहा हूँ। राजस्थान भजनलाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जिस दिन सीएम बने उसी दिन बोल दिया था पूरा नहीं करेंगे कार्यकाल। और बंगाल के? बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे से कार्यकाल पूरा करेंगे और दूसरी बार फिर चुन करके आएंगे, ये भी बोल के जा रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, ये तीनों मुख्यमंत्रियों की कुर्सी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम बदले जा सकते हैं। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा उस केस में, ये तीनों तो 100% है कि मुझे एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाया। जितना मिल पाया उससे मैंने गणनाएं करी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भी बदले जाएंगे, लेकिन मैं 100% उस मामले में नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी गणनाएं पूरी नहीं है। लेकिन ये 3 सीएम के नाम आप नोट कर लो, ये इलेक्शन से पहले बदले जाएंगे। ऐसा आप क्या देखते हैं? कुंडली नहीं, कुंडली में ऐसा क्या योग बन रहा होता है? कोई एक योग नहीं होता। अच्छा। जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण किया उस समय की कुंडली वो कितनी फेवरेबल है, उस समय किस नक्षत्र में शपथ हुई, किस पद में शपथ हुई नक्षत्र के, कौन सी राशि थी, कौन सा लगन था, क्या कुंडली बनी, ग्रहों की क्या स्थिति कुंडली में थी, क्या सूर्य की पोजीशन थी, क्या बृहस्पति की पोजीशन थी, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। नववांश में उस समय क्या स्थिति थी, उस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसकी क्या स्थिति है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई एक चीज देख करके भविष्यवाणियां नहीं होती हैं। जी। जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी नहीं रहेंगी जी, तो जैसे पहले केजरीवाल जी थे, जी, तो केजरीवाल के लिए आप क्या कहेंगे, जेल या बेल? अभी दूर से दूर तक केजरीवाल को कोई सत्ता सुख मुझे नहीं दिखता है। पंजाब में अपनी पार्टी बचाने वो भी जाने वाली है, बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। अच्छा, पंजाब में नहीं आएगी? पंजाब में आप दोबारा नहीं आएगी आम आदमी पार्टी, पंजाब से जाने वाले हैं। अपनी पार्टी बचा लो भैया, यही एक राज्य आपके पास बचा है, वो भी हाथ से छिन रहा है। ठीक है, तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी? पार्टी खत्म हो या ना हो उससे कोई मेरा संबंध नहीं है, ना मेरी कोई पर्सनल उनसे दुश्मनी है। लेकिन मेरी जो गणनाएं करी वो दोबारा पंजाब में सरकार नहीं बना पाएंगे। दिल्ली में अभी उनका, दिल्ली दूर है केजरीवाल जी के लिए अभी। ठीक है, और रेखा गुप्ता जी चली जाएंगी। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए दिखते हैं। मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अचानक से कोई एक नाम सामने लाते हैं तो हमारे पास उनकी डेटा नहीं होता, उनकी कुंडली नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जिसकी कुंडली है उन सब में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कुंडली मुझे स्ट्रॉन्ग दिखती है। 2026 में जी। भारत पाकिस्तान या चीन के साथ किसी ऑफिशियल वॉर में? हाँ, भारत पाकिस्तान का युद्ध होना बाकी है। 2026-27 में 100% युद्ध होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, असंभव है। और मैं तो कह रहा हूँ कि शायद ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन 2029 से 32 के बीच में मुझे वर्ल्ड वॉर भी दिखती है। 2029 से 32 के बीच में बहुत सारे कंट्रीज इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो युद्ध चल रहे हैं। हाँ, भारतवर्ष भी उसका एक पार्ट बनेगा। और मैं बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ कि जब ये खत्म होगा और 2032 में भारत की मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी, राहु शुरू होंगे। उस राहु की महादशा में भारत विश्व शक्ति बन करके उभरेगा, ये डेफिनेट है। मतलब 2032 का हमें के बाद इंतजार करना चाहिए, राहु की महादशा में। जी, तो काफी लॉसेस तो हो ही जाएंगे युद्ध में। देखो क्या होता है वो तो ईश्वर जाने, और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मेरी गणना ऐसा इशारा करें कि बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे और 2029 से 32 के बीच में मुझे विश्व युद्ध दिखता है। आने वाले महीनों में अंकित जी आप किसी तरह का भूकंप या नेचुरल डिजास्टर? मैं तो बोल चुका हूँ ये, मैं तो 2024 से बोल रहा हूँ कि 2026 भूकंप का साल है। संवत्सर 2083 भूकंप का, डिजास्टर्स का, इन सब का त्रासदी का साल है। बहुत बड़े बड़े भूकंप, बहुत बड़ी बड़ी जल प्रलय मुझे 2083 में दिखती हैं। तो ये तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ भाई, और अभी समय आना बाकी है
जब मैं कह रहा था कि बड़ा भूकंप जिसमें बड़ी त्रासदी आएगी, तब लोग क्या कह रहे थे 2024-25 में, कुछ नई बात बताओ, ये तो हर साल होता है। अभी जो वेनेजुला में भूकंप आया जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग एक ही समय में मारे गए, जी। ऐसा भूकंप हर साल आता है, शायद एक दशक में भी एक बार नहीं आता है। बिल्कुल। और मैं कह रहा था कि 2026 में ऐसा होगा, तब लोगों को लगता है अरे नहीं ऐसे ही है। मैंने कहा था होगा तो होगा, ये निश्चित है। मैंने कहा ना एक एक भविष्यवाणी मेरी सत्य होती है। कैसे होती है? वो मां सरस्वती की कृपा है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी ये आने वाले जो 5 महीने जी हैं, जी। इसमें भी है संवत्सर 2083 खत्म होने से पहले पहले बड़ी त्रासदी हम देखेंगे। पॉपुलेशन हाँ, लॉस, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो। मैं चाहता पॉपुलेशन हूँ, लॉस है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और ये सत्य ना हो भविष्यवाणी, लेकिन कोई बड़ी प्रलय मुझे दिखती है। शुक्र जो है बेशुमार हमें लग्जरी देता है, पैसा देता है, तो और राहु भी कहते हैं कि अचानक से पैसा देता जो है। ये ज्योतिषी अचानक कहते हैं उन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है, उनको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत है। राहु का पैसे से कोई संबंध नहीं है, शुक्र का पैसे से कोई संबंध नहीं है। मुझे आप बताइए, जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो दूसरे भाव के लॉर्ड हैं। जी। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? संचित धन, ठीक है। लेकिन शुक्र हमें क्या देता है? लग्जरी देता है, वेल्थ देता है और हमें ब्यूटी देता है, राइट। लेकिन वो धन का कारक ग्रह नहीं है। ज्योतिष में धन के कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति है भाई। अगर आप कारक ग्रह की बात करो तो बृहस्पति है। जो हमारा भाग्य स्थान है उसके लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। जो हमारा कर्म स्थान है उसके लॉर्ड कौन है? शनि है। जो हमारा एकादश भाव जिसको हम गेन, असली धन क्या है? हमारा प्रॉफिट, उसके लॉर्ड कौन है? शनिदेव। शनिदेव है। फिर कहाँ से शुक्र को आपने राहु को जो है धन का कारक ग्रह बना दिया? तो उनको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत है भाई, वो ज्योतिष जानते नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, वो कारक ग्रह है ही नहीं, वो सिर्फ एक लग्जरी है, वेल्थ के कारक, मतलब एक वेल्थ देते हैं, लग्जरी देते हैं और एक्सपेंशन दे सकते हैं एक तरीके से। लेकिन शुक्र सबसे बड़े भ्रम भी हैं। कई कुंडली मेरे पास आती हैं जहाँ मैं बच्चों की कुंडली देखता हूँ, शुक्र राहु की पोजीशन देख के मैं बोलता हूँ बच्चा बड़े भ्रम में जिएगा, इसको हमेशा शो ऑफ करने की आदत होगी, दिखाने की आदत होगी, ये दिखाएगा पूरी दुनिया को मैं तो बहुत लग्जरी है, लेकिन अंदर से खोखला। और आजकल ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। जहां दिखावा बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर खोखला है इंसान, कर्जे में जी रहा है लेकिन लाइफस्टाइल लग्जरी है। ये शुक्र और राहु ही तो दे रहे हैं सब। तो कहाँ इसका पैसे से संबंध है भाई? दिखावा, ये एक दिखावा, ये illusion छलावा create है। करना। हाँ जी। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र तो खुद भ्रम है, और शुक्र के साथ राहु मिल जाए तो कंप्लीट इल्यूजन हो जाता है, कंप्लीट भ्रम हो जाता है, कंप्लीट दिखावा हो जाता है। बस यही हमें समझना है। शुक्र कभी भी धन का कारक नहीं था। धन अगर चाहिए तो बृहस्पति को अच्छा करो, धन अगर चाहिए तो शनि को अच्छा करो। शनि और बृहस्पति दोनों कैसे अच्छे होंगे? आपके कर्म जब अच्छे होंगे। बृहस्पति अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, शनि अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, तो दोनों न्यायप्रिय कार्य करो, दोनों खुश हो जाएंगे। ग्रहों को बैलेंस करना है ना, अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो। उपाय क्या होते हैं? उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। अपनी लाइफस्टाइल जिस दिन आपने सुधार लिया, आपके ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। किसी उपाय की जरूरत ही किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अनुशासन प्रिय हो जाओ, आप पंक्चुअल हो जाओ, आपका शनि अच्छा। शनि को पंक्चुअलिटी पसंद है। शनि को सुबह समय से उठना, रात को समय से सोना, समय से खाना, समय से अपने कार्य करना, शनि को वो पसंद है। शॉर्टकट आपको पसंद करना नहीं है। शॉर्टकट पसंद नहीं है। मेहनत करो और समय से करो, अनुशासन में करो, पंक्चुअल होकर के करो। शनि अपने आप आपके अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। आपको गुरु अच्छे कर रहे हैं, एजुकेशन का दान करना शुरू कर दो। बच्चों को मुफ्त, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास समय है, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। आप अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाओ। ऐसे ग्रह बैलेंस होते हैं भाई। ग्रह बैलेंस, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बच्चे की कुंडली मुझे दिखाई, उसका बच्चा नशा करता है। अच्छा। मैंने देखा उसका राहु बड़ा खराब है बच्चे का, और उसकी वजह से वो नशे में गया। उसके 9वां चार्ट में पोजीशन बहुत खराब थी राहु की। मैंने कहा यार इसकी ऐसे तो छोड़ेगा नहीं शराब। उसने क्या करें? मैंने कहा इसकी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, इस राहु को हम कहीं और लगाते हैं। तो मैंने कहा आप इसको एक काम करो, कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर की दुकान खुलवा दो। उसने कहा गुरुजी इसको आता नहीं है काम, लेकिन सिखवा देता हूँ। मैंने कहा सिखवाओ, क्योंकि बर्बादी कर रहा है घर। तो उसका कोई मित्र था, उन्होंने उसके पास भेज के उसको सिखाया काम और उसको एक दुकान खुलवा दी। 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे ने शराब छोड़ दी। क्या हो? मैंने कुछ उपाय किया उसमें? मैंने कोई फूंक मारी, कोई आशीर्वाद दिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं। मैंने उसकी जो एनर्जी थी, राहु है, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग भी राहु है, वो भी राहु था, और राहु की वजह से शराब पी रहा था। मैंने उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके वहां शिफ्ट कर दिया। अगर मानिए गुरुजी, जैसे आप ये कह रहे हो कि एनर्जी आपने शिफ्ट कर दी, जी। अगर कोई ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है जी, वो प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसको शराब की बहुत अरे और बहुत तरीके होते हैं भाई एनर्जी शिफ्ट करने के, और बहुत तरीके हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कुंडली मेरे सामने लेकर के आओ, मैं डिकोड करके रख देता हूं। कोई एक जनरल उपाय है राहु शांत करने के लिए? किसी की शराब छुड़ानी हो, नशा देखो, छुड़ाना? शराब एक मेंटल बीमारी है। शराब पीना एक मेंटल बीमारी है, ठीक है। मैं हमेशा सब लोगों से निवेदन करता हूं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है भाई।
ये एक बीमारी है जिसमें इंसान को क्रेविंग होती है, वो चाह कर। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी मैं छोड़ना चाहता हूँ, रोज सुबह सोचता हूँ कि शराब नहीं पीना, शाम को फिर पी लेता हूँ। अब क्या करें बताइए आप। वो चाहता है बेचारा छोड़ना, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है। और मैंने कई लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा और वो लोग ठीक हो गए, उन्होंने छोड़ दी शराब, उनकी क्रेविंग खत्म हो गई। एक व्यक्ति मेरे पास है, मेरे नोन में, जो दिन की 12-12 घंटे शराब पीता था कंटिन्यू। अच्छा। और बाकी घंटे सोता था। अब सोचो जो आदमी 12 घंटे लगातार शराब पी रहा है, क्या स्थिति रही होगी क्या उसकी? स्थिति होगी? आज 1.5 वर्ष हो गया उसने शराब नहीं पी, छोड़ दी। अच्छा। और अभी भी वो उन लोगों में बैठता है जो शराब पीते हैं, उसके दोस्त, लेकिन नहीं पीता है वो शराब। कुंडली मतलब के ये सही सिर्फ उपाय, हाँ, कुंडली का सही एनालिसिस, सही उपाय, ग्रहों की बैलेंसिंग, साथ में साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट मैंने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने कराया, शराब और एक छूट विल गई। पावर। विल पावर वो अपने आप आ जाती है। जब आप उपाय करते हैं और सही मार्गदर्शन आपको मिलता है तो विल पावर अपने आप आ जाती है। बिल्कुल लॉजिकल बात आपने समझाई है, नहीं तो कितने उपाय इस समय रील में कट करके आ रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मेरे को सही लग रही है कि एस्ट्रोलॉजिकल भी है और साइंटिफिक भी है, बिल्कुल। लॉजिकल भी है वहाँ पर। अच्छा गुरुजी, आप कुछ हमारे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग हैं, उनके लिए कोई उपाय बताइए, अरे क्या उपाय करना चाहिए ऐसा कि देखो, सोशल। उपाय क्या होते हैं? उपाय वो जो आपको आपकी आस्था से जोड़े, उपाय वो जो आपको आपके विश्वास से जोड़े, उपाय वो जो आपको आपके परंपराओं से जोड़े, आपके ट्रेडिशन से जोड़े, आपके विश्वास से जोड़े। तो आप अपना बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग कर लो। सबसे बड़ा महा उपाय बता रहा हूँ। जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम वीक होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तो अपना बिलीफ सिस्टम बड़ा मजबूत रखो। आप ईश्वर को किसी भी रूप में मानो, लेकिन फिर मान लो और छोड़ दो। हम लोग छोड़ना नहीं जानते, जी। हम लोग समर्पण नहीं कर पाते, और समर्पण में ही शक्ति है, ये ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि या तो ईश्वर को मानो मत, और मान लिया तो फिर जानो मत, फिर जानने का प्रयास मत करो, फिर छोड़ दो, फिर वो ईश्वर है, वो अपने आप संभाल लेंगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन ईश्वर आपके हो जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है अपने करियर में, करियर ये भी एक, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो सबसे अच्छा मैं उपाय बताता हूँ हमेशा कि शनिदेव को खुश रखो। अपने दिन की शुरुआत किसी एक भूखे व्यक्ति का पेट भरने से करना शुरू कर दो। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना, आपकी जिंदगी आमूल चूल परिवर्तित ना हो जाए तो कहना। बिल्कुल व्यवहारिक रेमेडीज करनी चाहिए। आज ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी के लिए कुछ कर पाए, तो वो करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100%। ईश्वर ने आपको दिया है तो आप उसका सदुपयोग करो। और मैं हमेशा कहता हूं, दान एकमात्र ऐसा उपाय है जो मरने के बाद भी आपके काम आता है। आपके किया गया दान, आपके किए गए सदकर्म ही आपके साथ जाते हैं, बाकी कुछ आपके साथ नहीं जाता है, सब यहीं छोड़ जाते हो आप। जो पैसा कमाया, रुपया कमाया, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए, जब जाना है तो अकेले जाना है। और जब उस पथ पर आप चलेंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपका किया हुआ दान और आपके किए गए सदकर्म, वही आपको उस समय सदगति देंगे, वरना कुछ काम नहीं आने वाला है। गुरुजी, कुछ लोगों का ना बिजनेस नहीं चल रहा था, हमारे जी। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा आप बता दीजिए कि उनके बिजनेस में फुटफॉल होने लगे, उनका बिजनेस चलने लगे। चींटियों को जमाना शुरू कर दो। एक मुट्ठी भुना हुआ आटा, उसमें बूरा मिला के चींटियों को खिलाओ। कुछ लोग उसमें घी भी मिला देते हैं, घी मत मिलाना भाई। अच्छा। ये बहुत, मैं बोलता हूँ ना, ज्योतिष में कई उपाय ऐसे हैं कि जो मिथ है और जो बहुत इलॉजिकल हैं। आपको पता है कि चींटियां अगर घी में चलेगी तो मर जाती है? अच्छा। ये किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं सांप को दूध पिलाओ, अभी नागपंचमी आ रही है, कई लोग बोलेंगे। आपको पता है कि वो सांप दूध पीने के कुछ घंटे बाद मर जाता है, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांप को दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो गुरुजी, तो लोग पढ़े लिखे नहीं हाँ, है, हमने प्रॉब्लम तो यही है। हाँ। प्रॉब्लम यही है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैं तभी तो कहता हूँ कि केवल ज्योतिष की 4 किताबें पढ़ने से आप ज्योतिष नहीं बनते। ज्योति का मतलब ज्योति, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष को इतना आसान मत समझो, तो बड़े साइंटिफिक चीज़ें हैं। चींटियों को कुछ भी खिला रहे हो उसमें घी मिलाना बंद कर दो। चाहे आप गोला दबा रहे हो चींटियों के लिए, चाहे आप उनको रोज आटे में जो है बूरा माल मिला के खिला रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपके पास समय नहीं है, एक ग्लूकोज बिस्किट, कोई भी बिस्किट ले लो ग्लूकोज वाला, उसको क्रश करो और डाल दो चींटियों को, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। नहीं तो आटा भूनो घर में, उसमें बूरा मिलाओ, डाल दो, कुछ नहीं मिलाना है इसके अलावा। न काले तिल, न ये न वो, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, न लौंग, न इलायची, न तेज पत्ता, कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये सब करना शुरू करो, 100% आपका बिजनेस दौड़ना शुरू कर देगा।
कुछ महीनों में ही आप फर्क देख लें। कुछ कहते हैं तेज पत्ता जला लो, कुछ कहते हैं तेज पत्ता पर्स में रखो, इससे कुछ होता है? तेज पत्ता सब्जी में डालते रहो, वही काफ़ी है, वो उसी के लिए बना है। उसी के लिए बना है। ये रेमेडीज जबरदस्ती बनाई हुई है। अभी जैसे गुरुजी आपने नागपंचमी कहा, जी। नागपंचमी पे सही बात है कि लोग ना सर्प को दूध पिलाते हैं या शिवलिंग पर जो सर्प रखे और मैं होते महा उपाय बता देता हूँ नागपंचमी का एक। हैं। जी अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जो सांप लेके घूम रहा हो और उसको घर घर जाके दूध पिला रहा हो, ऐसे बहुत मिलेंगे नागपंचमी वाले हाँ दिन, जी बिल्कुल। उससे निवेदन करना, उसको कुछ पैसे देके उस सांप को जंगल में छुड़वा देना, आपको जिंदगी में काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान शिव की असीम कृपा आप पर हो जाएगी। और नागपंचमी का असली उपाय यही है। क्या बात करो, ये आडंबर बंद कर दो। मजा आ जाता है आपसे बात करके ना। जितने मिथ हैं वो आप एक लाइन में अलग करके सारे व्यवहारिकता ले आते हैं। यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष यही है। ज्योतिष है। अंधविश्वास फैलाना ज्योतिष नहीं है। अंधविश्वास फैलाना ज्योतिष। गुरुजी बड़ा देखने में आ रहा है, देखिए आप भी अवेयर होंगे इस चीज से कि बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं जी। इतने ले ऑफ हो रहे हैं। ये एआई को उसका रीजन कहा जा जब रहा मैं है? 2023 से ये कह रहा था लगातार हर चैनल पे जा जाके, पॉडकास्ट में जा जाके, कि भाई अपने स्किल्स बढ़ाने पे ध्यान दे लो, 2026 में उसी व्यक्ति की नौकरी बचेगी जिसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया या अपने स्किल्स को बढ़ा लिया। तब लोग क्या करें, अरे नहीं हमारी नौकरी कहाँ जाएगी। अब क्या हो रहा है, मैं क्यों कह रहा था अपने स्किल्स बढ़ा लो, मुझे पता था कि 2026 में बहुत नौकरियां जाएंगी। मैं क्यों कह रहा था चिल्ला चिल्ला के 2 साल से कि अपने इमरजेंसी फंड 6-8 महीने के तैयार रखो ताकि आपकी नौकरी चले जाए और आपके परिवार को जरूरत पड़े तो आप संभाल सकें, आपको कर्जा न लेना पड़े। तब लोग नहीं समझ रहे थे मेरी बात को, अब समझ में आ रहा है लोगों को। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं भाई, एक इमरजेंसी फंड लाइफ में जरूर बनाओ जिससे आपके बच्चे 6 महीने 8 महीने या साल भर बैठ करके खा सके और आपका परिवार चल सके, वो जरूर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अपने आप को स्किल्ड करने पर ध्यान दो। जितना स्किल्ड बनोगे उतना आपकी जॉब, आपका व्यवसाय, आपके कार्य सुरक्षित रहेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो युग है ना, ये दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखने का है। 12 साल की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं बहन, आज भी पढ़ रहा हूं और आज भी सीखता हूं जी। अगर मैं आज पढ़ना बंद कर दूं या सीखना बंद कर दूं तो भी मुझे लगता है कि मुझे इतनी ज्योतिष नहीं आती कि मैं बात कर सकता हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछिए मैं बता दूंगा, लेकिन वो जो डेली का एड ऑन है उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो आप लोग कहते हो कि इतने मिथ आप ब्रेक करते हो, मैं कैसे कर पाता हूं? डेली अपने आप को स्किल्ड करना, पॉलिश करना, वो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को स्किल्ड बनाइए, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अब जैसे लोग इंटरव्यूज के लिए जाएं, जी नए जॉब जी, के लिए जाएं, तो जी। गुरुजी कोई हनुमान रेमेडी ऐसे चालीसा। हमारे? अच्छा, सर्वोत्तम उपाय। कॉन्फिडेंस कभी डाउन होगा ही नहीं, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की कृपा अगर हो गई ना तो फिर दुनिया में आपको कोई ले ऑफ नहीं कर पाएगा। हनुमान जी अपने आप सबको ले ऑफ कर देंगे। आपकी बात जो बता रहे हैं ना, उससे मेरे मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। मैंने कहीं किसी चैनल पर सुना था जी। कि बजरंग बाण हमें डेली नहीं करना चाहिए। जी, ये तो मैं भी कहता हूँ। सही है। उसका कारण है, बहुत शक्ति यही बजरंग बाण जही मारे ताही कहो, फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। कुछ लोग इस लाइन का हवाला देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई बजरंग बाण कोई भी कर सकता है, हमेशा करना चाहिए। लेकिन बजरंग बाण में एक लाइन और आती है, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई। वहां हम प्रभु को, हनुमान जी को, रामचंद्र जी की दुहाई दे रहे हैं, शपथ दे रहे हैं। और हनुमान जी की जो शपथ है वो हमेशा नहीं दी जानी चाहिए। जब कोई विशेष कार्य आपका अटका हुआ हो तब आपको बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, अदरवाइज जीवन में हमेशा बजरंग बाण का पाठ आपको नहीं करना चाहिए। और जब वो आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो आप बजरंग बाण पढ़ना बंद कर दो। हनुमान चालीसा आप नित्य पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक आप नित्य पढ़ सकते हैं, हनुमान बाहुक आप नित्य पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुंदरकांड आप नित्य पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो गुरुजी जैसे हमने बात कर ली कि भाई अपने कर्म ही सबसे प्रधान Important है, है जी। ना, सबसे कर्म ही हमें अपने जी। सही रखने चाहिए, जी। अपने शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, तो ही हम लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। 100%। लेकिन क्या घर में कुछ तिजोरी रखने की, घर में या किसी व्यवसाय में तिजोरी रखने की कोई पोजीशन भी हाँ, होती है? तिजोरी ऐसी जगह रखो कि उसका मुंह उत्तर की तरफ खुले। अच्छा, तिजोरी ऐसी जगह बनाओ कि वो आपके पीछे ना हो। ये हमेशा ये वास्तु की कुछ उपाय हैं। तिजोरी ऐसी जगह बनाओ कि वो आपके पीछे ना हो। दूसरा, तिजोरी में आप, बहुत लोग ये गलती करते हैं जो मैं आज बता के जा रहा हूँ। कई लोग अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अपनी जो रियल ज्वेलरी है उसको साथ में रखते हैं। मैंने भी रखी है। ये गलती है बहुत बड़ी।
जो आपकी रियल ज्वेलरी है, जो गोल्ड है, वो क्या है? वो बृहस्पति है। बृहस्पति। चांदी क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो शनि राहु। है। शनि है, शनि है। वो लोहा है। हाँ। सब शनि है वो। अच्छा। ठीक है, दिखावा है तो राहु से आप कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। आप राहु को और बृहस्पति को साथ रख पाओगे या शनि और बृहस्पति को? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आप शनि को और चंद्र को साथ रख पाओगे? कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो घटेगा। हाँ, आपको ज्वेलरी रखनी है, आप लाल कपड़े में लपेट के रखो, वो मंगल है, वो बढ़ेगी। मंगल और गुरु की युति आपने बनाई है। तो वह अपनी तिजोरी में लाल कपड़ा बिछा के रखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है तो 7 हल्दी की गांठ लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में हमेशा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंकित जी, कैसे पहचाने? देखिए, घर में अक्सर क्या होता है कि अचानक सब चीज सही चल रही जी। है, रिलेशन खराब होने लगते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपस में परिवार में ना बननी बंद हो जाती है। जी। तो कोई लोग अक्सर कह देते हैं कि भाई कुछ नजर वजर है, हाँ। कुछ टोटका है। तो कैसे पहचाने? क्या यही पहचान होती है, नजर लगी है अगर या? मैं तो कह रहा हूँ, पहचानने की जरूरत क्यों है? हर चीज में डॉक्टर आपको खुद क्यों बनना है? उपाय कर लो ना। अच्छा। सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, जिस घर में सुबह शाम आरती या भजन बजते होंगे वहां नेगेटिविटी नहीं टिकेगी, वहां नजर नहीं टिकेगी, वहां नकारात्मकता नहीं टिकेगी। जिस घर की महिला सुबह उठ करके पहली झाड़ू अपने हाथ से लगाती होगी वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, दरिद्रता नहीं टिकेगी। जिस घर की प्रमुख स्त्री, जो मुख्य महिला हैं, वो अपनी किचन के पानी के छींटे अपने मेन गेट पर सुबह सूर्योदय से पहले मार देती होंगी, उस घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा। करना तो शुरू करो भाई। आलस त्यागना पड़ेगा उसके लिए। जी। उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। जीवन बदल जाएगा, मैं गारंटी से कह के जा रहा हूं। गुरुजी, आजकल की जनरेशन के लिए आप जैसे बहुत सारे केसेस अब अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियों की तरफ से थोड़ी सी चीजें नेगेटिव आनी शुरू हो गई हैं। देखो, लड़की हो या तो- लड़का हो, मैं बीच में टोक रहा हूं, आपको क्षमा चाहूंगा। जी। लड़की हो या लड़का, समाज में असामाजिक तत्व हमेशा होते हैं और वो किसी भी समाज का हिस्सा है। तो जो असामाजिक कार्य हो रहे हैं, इस असामाजिकता की कोई जगह समाज में नहीं है, चाहे वो लड़कियों की तरफ से हो, लड़कों की तरफ से हो। अभी 4-6-10 केस ये वायरल हो गए। इससे पहले भी कई केस हमने देखे हैं जहां लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है दहेज बिल्कुल। के लिए, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। ये भी हमने खूब न्यूज़ देखी है। तो कमी तो किसी भी तरफ से नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, किसी भी समाज में, चाहे वो स्त्री समाज की बात करें या पुरुष समाज की बात करें, दोनों में ही असामाजिक लोग तो हो सकते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी असामाजिक हो जाएंगे। ऐसा क्या करना चाहिए घर में कि बच्चे, हमारे संस्कार तो हैं ही। मैं तो हमेशा लेकिन- कहता हूं कि भाई, अगर आपके विचार नहीं मिल रहे जी। तो अलग हो जाओ, ज्यादा बेहतर है। अगर विचार नहीं मिल रहे तो रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है कि अलग हो जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। गुरुजी, एक शादी नहीं हो रही है, शादी को सफल बनाने के लिए कोई उपाय दीजिए। शादी अगर नहीं हो रही है तो उस केस में मैं महा उपाय बता रहा हूँ आज, बहुत बड़ा उपाय, वो कर लेना भैया। जिन जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो बच्चे नियमित रूप से 41 दिन लगातार बंदरों को केले खिला दो। 100% आपकी शादी का योग बन जाएगा कुछ ही महीनों में। 41 दिन ये उपाय कर लेना, जी। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। गुरुजी, उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों की ये क्वेश्चन रहेगा कि बंदर नहीं मिलता। देखो जी, ढूंढने पड़ेंगे, मैं तो बंदर पालूंगा नहीं उसके लिए। बड़ा सिंपल सी बात है। जी। कुछ ना कुछ कष्ट तो जीवन में करने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी। और ऐसा नहीं है भारत में बंदर ना हो, खूब बंदर है भारत में, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढो। वो कार्य आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। और शादी अच्छी चले। शादी अच्छी हो गई चले, है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ हमेशा, एक मैं बहुत बड़ा महामंत्र दे के जा रहा हूँ आज। हर पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, दिन भर खूब लड़ना, रात को जब सोना तो लड़ाई सुलझा के सोना, जीवन में तलाक नहीं होगा। ये महा उपाय दे के जा रहा हूँ मैं। मजा आ गया। मतलब आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर आदमी अपने कर्म सुधार ले, अपने व्यवहार सुधार सारा ले, जीवन सुधर जाएगा अपने उसका। रिलेशन सुधार ले, तो किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। यही सत्य है। यही सत्य है। जी। दिवाली पे गुरुजी कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी लेने की, जी। कोई अपना नया वाहन लेने जी, की, जी। लेकिन फंड्स नहीं है। क्या उपाय करें कि दिवाली आते आते उनके पास फंड? देखो, पैसे तो आपको ही कमाने पड़ेंगे भाई, वो तो जिसको गाड़ी लेनी है, जिसको घर लेना है, उसी को कमाने। बाकी उपायों की जहाँ तक चर्चा है तो मैं एक बहुत बड़ा महा उपाय बता दे रहा हूँ। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। एवरी थर्सडे भगवान विष्णु को आप दक्षिणावर्ती शंख के जल से स्नान कराना शुरू कर दो, अपने घर में ही करा दो। निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी और आपका जो कार्य आपने सोचा है वो सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। आप आए और आपने इतने मिथ्स क्लियर करे और इतनी सटीक भविष्यवाणियां आपने करी हैं
कि उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को बहुत गाइडेंस अंकित जी के यहाँ आने से मिली होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी, फिर आप जरूर आइएगा हमारे पॉडकास्ट में, ये आपसे निवेदन है। बहुत आभार आपका और सभी दर्शकों को मेरा पुनः जय श्री राम।